नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने जीएस चैनल पर। तो चलिए बच्चे, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, मैं याद दिला दूं, संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताओं की कुछ मूलभूत बातें मैंने आपको बता दी थी। चलिए अपने कक्षा को, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सभी बच्चे केयर करेंगे कि संविधान जो है, ठीक है, यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए। संविधान विभिन्न विधियों विधानों कानूनों एवं नियमों का एक संकलित दस्तावेज है। संकलित का मतलब होता है कंपाइल करना, चीजों को एक साथ रखना। तो संकलित क्या है बच्चे? दस्तावेज है। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो विभिन्न विधियों, विधानों, कानूनों एवं नियमों का क्या है? एक संकलित क्या है बच्चे? दस्तावेज है, जो देश के शासन तंत्र को क्या देता है? दिशा देता है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, तो चलिए सबसे पहले हमने संविधान की विशेषता में संविधान की भूमिका को सीखा कि आखिर संविधान क्या है। अब यहीं से हमें बच्चे संविधान की विशेषताओं को पढ़ना शुरू करना है। क्लियर है? और जो मैं जो विशेषताएं बताऊंगा उसे अच्छे से बच्चे सुनते रहिए। क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाएंगी और आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आराम से बन जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है बच्चे? मैं मिटाता हूं इसे। ओके, बच्चे हमारे सबसे पहली जो विशेषता और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, जो हम हर जगह पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन आज हम एकदम क्लियर सीखेंगे, लिखित एवं अलिखित संविधान। लिखित एवं अलिखित संविधान। एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब भी संविधान की क्लास शुरू होती है बच्चे, तो सबसे पहले हमें इस बात को याद रखना है कि सभी टीचर्स आपको लिखित एवं अलिखित संविधान पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, और सभी बच्चे सबसे पहले इसी पॉइंट को याद रखते हैं, लिखित एवं अलिखित संविधान। लेकिन आज की क्लास में हम समझेंगे बच्चे कि एक्चुअल में दरअसल लिखित एवं अलिखित संविधान होता क्या है, इसका मतलब क्या है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में मैंने पहले लिखित संविधान को अपना हेडिंग बना लिया। लिखित संविधान, हम सबसे पहले लिखित संविधान को सीखेंगे और लिखित संविधान सीखने के बाद हम अपने आप अलिखित संविधान को समझने लगेंगे। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले लिखित संविधान का मतलब मैं आपको सिखा दूं। एक बात यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि लिखित संविधान का ये मतलब नहीं होता है कि जो पेपर में लिखा हुआ हो, कागज में लिखा हुआ। बच्चे बहुत लोग आपको ये बोल दे देते हैं कि लिखित संविधान जो है लिखा होता है, कागज में होता है, और अलिखित संविधान लिखा हुआ नहीं होता या कागज में नहीं होता। पहले एक बात याद रखिएगा बच्चे कि बिना पेपर पे लिखे हुए कोई कानून नहीं बनता। क्या जबान पर कानून लेकर चलेंगे? क्लियर है बच्चे? सभ्य समाज है, विकसित विकासशील सभी प्रकार के देश हैं, तो याद रखिए अपनी जबान पर कोई भी कानून लेकर नहीं चलता। तो लिखित दस्तावेज या लिखित संविधान का मतलब कभी भी पेन और पेपर नहीं सोचेंगे, यानी लिखा हुआ और नहीं लिखा हुआ नहीं सोचेंगे, ये पूरी गलत बात होगी। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि लिखित और अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है। क्लियर है बच्चे? एक बात सभी लोग याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिए कि भारत का संविधान किसने बनाया है। मैं बार बार कहता हूं, फिर से समझिए कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया है। किसने बनाया है? संविधान सभा ने। और संविधान सभा में भारत के लोग थे, भारत के प्रतिनिधि थे, और उन लोगों ने अंतिम रूप से हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किया। बच्चे एक बात बताइए, क्या भारत देश परंपराओं का देश नहीं है? है तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि भारत देश रीति रिवाज और परंपराओं का भी देश है। हमारे यहाँ तरह तरह के रीति रिवाज हैं और तरह तरह की परंपराएं हैं। क्या हमारे कानून हमारे रीति रिवाज और परंपराओं के विरुद्ध हैं? क्या उसके खिलाफ हैं?
बच्चे एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई कानून आपके रीति रिवाज या परंपरा के खिलाफ हो जाए तो आप उसे नहीं मानते हैं या उसके खिलाफ हम विद्रोह या विरोध प्रकट करते हैं, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं होती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या भारत में सभी परंपराएं या रीति रिवाज अच्छी हैं? क्या कुछ ऐसी भी परंपराएं या रीति रिवाज नहीं है जिसे हम खुद कहते हैं कि नहीं ये बदल जाना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए? याद रखिएगा बच्चे, कभी भारत देश में सती प्रथा भी एक रीति रिवाज और परंपरा में थी, लेकिन आज हम सती प्रथा को रीति रिवाज और परंपरा का हिस्सा नहीं मानते, हम इसे हटा चुके हैं। तो जरा सोचिए कि जब संविधान सभा के सदस्य आपका संविधान लिख रहे थे तो क्या उन्हें ये नहीं पता था कि भारत में रीति रिवाज और परंपराएं भी हैं? कुछ रीति रिवाज परंपराएं अच्छी हैं और कुछ रीति रिवाज और परंपराएं जो हैं अच्छी नहीं हैं, जिन्हें तत्काल क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए या बदल देना चाहिए। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया है और संविधान सभा ने संविधान को रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित नहीं किया है। उन्होंने अपनी सोच से, समझ से, तर्क से, विवेक से उस संविधान को लिखा है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जिस देश का संविधान उसके रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित नहीं हो उसे लिखित संविधान कहते हैं, जैसे कि भारत। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए सीखिए। जिस देश का संविधान उसके रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित नहीं हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा, कहीं पर भी मैंने पेन पेपर की बात नहीं की है। समझ में आया? तो सभी लोग याद रखना है कि जिस देश का संविधान उसके रीति रिवाज और परंपराओं पे आधारित नहीं हो, बच्चे, रीति रिवाज और परंपराओं पे आधारित नहीं हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत का संविधान उसके रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित नहीं है बच्चे, इसलिए इसे क्या कहा गया है? लिखित संविधान कहा गया है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। जैसे पहले तो मैंने क्या बताया आपको? भारत। दूसरा देश बच्चे यूएसए। अभी 2-3 वर्ष पहले नेपाल का भी संविधान लिखा गया और नेपाल ने भी अपने संविधान को क्या कहा बच्चे? लिखित संविधान कहा, क्योंकि नेपाल के संविधान में भी अब रीति रिवाज और परंपराओं की बात हम नहीं करते। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, अब बच्चे अगर आपसे यही अलिखित संविधान पूछे कि अलिखित संविधान क्या होता है, तो आप एकदम सिंपल इसी को उल्टा कर दीजिए और सीधे लिखिएगा कि जो रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित हो, रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित हो, रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित हो, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चे? अलिखित संविधान। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है तभी हम उसे अलिखित संविधान कहते हैं बच्चे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंग्लैंड। क्लियर है? तो याद रखना है कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। बच्चे सोचिए, इंग्लैंड एक विश्व शक्ति रही है, सब पर इसने राज किया है, तो इसका संविधान जबान पर कैसे होगा? लिख के ही तो होगा, पेन पेपर पे ही तो रोक रखेंगे। तो बच्चे लिखित अलिखित का मतलब पेन पेपर कभी मत समझिएगा। अलिखित संविधान का मतलब क्या हुआ बच्चे? कि जिस देश का संविधान उसके रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित हो उसे ही हम क्या कहते हैं? अलिखित संविधान कहते हैं। तो सोचिए बच्चे, इसी से अंदाजा लगाइए कि इंग्लैंड का रीति रिवाज और परंपराएं कैसी हो सकती हैं जिस पर इनका संविधान क्या है? आधारित है। तभी ये क्या कहला है बच्चे? अलिखित संविधान कहते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा बच्चे, इससे आपके सारे प्रश्न अपने आप बनते जाएंगे। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इसे मिटाते हैं। ओके, यहाँ तक एकदम क्लियर है?
तो हमने लिखित संविधान और अलिखित संविधान को बखूबी समझा। अब अगली विशेषता की ओर चलते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या है बच्चे। अगली विशेषता और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता वो है बच्चे संप्रभुता। क्या है बच्चे? संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। और याद रखिएगा ये भारतीय संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है बच्चे कि भारत का संविधान संप्रभु है या प्रभुत्व संपन्न है। लेकिन हमें समझना है कि संप्रभु और प्रभुत्व संपन्न को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए बच्चे, इसको समझना कितना आसान है, आप तुरंत सीख सकते हैं। जैसे बच्चे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1947। आपको मैंने मैं फिर से बता दूं बच्चे कि 1947 में स्वतंत्र हुए थे हम। लेकिन क्या 1947 से पहले भारत नाम की जमीन नहीं थी? थी तो बच्चे, ठीक। और अगर 1947 के बाद पूछा जाए तो क्या भारत नाम की जमीन नहीं है? है तो याद रखिएगा बच्चे कि 1947 से पहले भी भारत नाम की जमीन थी और 1947 के बाद भी भारत नाम की जमीन है। लेकिन अगर 1947 से पहले पूछा जाए कि भारत पर किसका अधिकार था तो हम क्या कहेंगे? ब्रिटिश। इसका मतलब है कि 1947 से पहले ये ब्रिटिश भारत था, लेकिन 1947 के बाद ये ब्रिटिश भारत नहीं, ये क्या है? स्वतंत्र भारत है। और अगर ये स्वतंत्र भारत है बच्चे तो इस पर किसका अधिकार है? इस पर भारत सरकार है। लेकिन जब ये ब्रिटिश भारत था बच्चे तो फिर इस पर कौन सी सरकार थी? तो हम क्या कहेंगे? ब्रिटिश सरकार थी। तो हम ये देख रहे हैं कि भारत नाम की जमीन पर 1947 से पहले ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, लेकिन ठीक 1947 के बाद ये स्वतंत्र भारत हुआ और इस पे भारत सरकार का अधिकार है। तो बच्चे जरा सोचिए, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की दो खूबियां होती है, यानी दो नीतियां होती है। पहले को वो कहता है घरेलू नीति और दूसरे को क्या कहता है? वैदेशिक नीति यानी कि विदेश नीति। तो उसी तरह बच्चे याद रखिएगा कि हर एक गांव की भी दो नीति होती है। एक उस गांव के लिए तो घरेलू नीति, दूसरा दूसरों के लिए तो विदेश नीति। तो जब गांव की नीति हो सकती है तो क्या किसी देश की नहीं हो सकती? किसी देश की भी तो हो सकती है। तो बच्चे याद रखिएगा कि जब ब्रिटिश भारत था तो ब्रिटिश भारत में भी भारत की क्या थी? घरेलू नीति थी। और घरेलू नीति के बाद क्या थी बच्चे? वैदेशिक नीति भी थी। क्लियर है बच्चे? वैदेशिक नीति भी थी। इसका मतलब हो गया कि 1947 से पहले भी भारत में घरेलू नीति और विदेश नीति थी और 1947 के बाद भी हम देख रहे हैं बच्चे तो भारत में घरेलू नीति है और 1947 के बाद भी भारत में क्या है बच्चे? वैदेशिक नीति है। लेकिन जरा एक बात बताइए कि क्या भारत की घरेलू नीति और विदेश नीति स्वतंत्र थी? नहीं बच्चे, स्वतंत्र नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस पर ब्रिटिश सरकार का दबाव था, या यूं कह लें कि ब्रिटिश सरकार का क्या था? अधिकार था। लेकिन ठीक अगर 1947 के बाद देखें बच्चे तो इन दोनों नीति पर कौन है? भारत सरकार है बच्चे। क्लियर है? कोई बाहरी, यहां केयर कीजिएगा, कोई बाहरी दबाव नहीं था। कोई बाहरी दबाव नहीं था। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए, मैं ग्राफिंग से आपको सिखा रहा हूं कि 1947 से पहले जो भारत की घरेलू और विदेश नीति थी उस पर दबाव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस पर अधिकार था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन ठीक 1947 के बाद जो भारत की घरेलू नीति और विदेश नीति थी ये किसका था? ये भारत सरकार था बच्चे, और इस पे कोई बाहरी दबाव नहीं था। तो बच्चे जरा इसी चीज को अब यहां पर लेकर आते हैं और देखिए सभी लोग समझिएगा, कितना आसान है समझना कि जिस देश की, क्लियर है बच्चे, जिस देश की घरेलू नीति, जिस देश की घरेलू नीति एवं वैदेशिक नीति पर, जिस देश की घरेलू नीति एवं वैदेशिक नीति पर
वैदेशिक नीति पर कोई बाहरी दबाव नहीं हो, कोई बाहरी दबाव नहीं हो, उसे संप्रभु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? संप्रभु कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि भारत। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि संप्रभुता और प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। तो हम कहेंगे कि जिस देश की घरेलू नीति और वैदेशिक नीति पर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं हो बच्चे, उसे ही क्या कहेंगे? संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न। तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब देश आजाद हुआ तो बच्चे याद रखना है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हो चुके थे, तो हमारी अपनी भी तो घरेलू नीति और विदेश नीति थी। अगर हम फिर किसी सरकार को इसका अधिकार देते बच्चे, तो क्या हमें स्वतंत्रता मिलती? हमें सिर्फ कहने को स्वतंत्रता मिलती बच्चे, लेकिन हमें वैचारिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान ने खुद को क्या बना दिया? संप्रभु बना दिया, और कहा कि हमारी घरेलू नीति और हमारी विदेश नीति पर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होगा। इसीलिए बच्चे भारत क्या है? भारत एक संप्रभु देश है बच्चे, और भारत की अपनी संप्रभुता है, क्योंकि भारत ने अपनी घरेलू नीति और विदेश नीति पर खुद अपना अधिकार रखा है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ में भी भारत है। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आए कि राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ में अगर भारत है तो भारत की घरेलू नीति और विदेश नीति पर इंग्लैंड का भी प्रभाव होगा। तो बच्चे ये वो चीज नहीं है। भारत अपने इस निर्णय के लिए स्वतंत्र है कि वो कॉमनवेल्थ में बना रहना चाहता है या वहां से हट जाना चाहता है। अगर भारत आज चाहे कि वो राष्ट्रकुल से हट जाए तो वो राष्ट्रकुल से हट सकता है। इसलिए भारत की घरेलू नीति और विदेश नीति पर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है बच्चे। इसलिए हमारा भारत क्या है? संप्रभु है या प्रभुत्व संपन्न है। लेकिन 1947 से पहले बच्चे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था, इसलिए हम ऐसी संप्रभुता में नहीं थे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए हम अपनी अगली विशेषता पर चलते हैं और देखते हैं हमारी अगली विशेषता क्या है। पहले हमने संप्रभुता और प्रभुत्व संपन्न बखूबी सीखा। ना बच्चे, अब हम अपनी अगली विशेषता की ओर चलते हैं, और जो हमारी अगली विशेषता है वो है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है और किस तरीके से ये भारतीय संविधान की विशेषता में है। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिए, पहले हम धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब सीखेंगे। याद रखेंगे आपसे बच्चे, पीसीएस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है। तो बच्चे मैं आपको 3 लाइन बताऊंगा, बस उन तीनों लाइन को अच्छे से याद रखिएगा, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस जो बोल रहा हूं उसको बखूबी सीखिए। क्लियर है बच्चे? तो चलिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीखिए। सबसे पहली बात है बच्चे राज्य। याद रखिए यहां राज्य मैंने भारत के लिए प्रयोग किया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यानी जो भारत है बच्चे, जो भारत की सरकार है, याद रखिएगा कि भारत का कोई धर्म नहीं है। यही है धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब। अगर आपसे धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब एक लाइन में पूछा जाए बच्चे, या एक वर्ड में पूछा जाए, तो आप सीधे कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब है बच्चे जो भारत है उसका कोई भी धर्म नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, केयर कीजिएगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारत का कोई धर्म नहीं है। तो जरा सोचिए बच्चे, अगर मान लीजिए मैं राज्य हूं, मैं भारत हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है। अगर मेरा कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब है मेरे लिए सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। क्लियर है? यहां देखिए बच्चे, अगली लाइन क्या है? राज्य के लिए
सभी धर्म समान होंगे। राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। राज्य के लिए सभी धर्म क्या होंगे बच्चे? समान होंगे। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का पहला मतलब क्या निकला बच्चे? कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरा ये निकलता है बच्चे कि राज्य के लिए सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। तो बच्चे जरा सोचिए कि ठीक है चलो राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब है राज्य के लिए सभी धर्म समान है। तो अगर मेरे लिए सभी धर्म समान है तो क्या मैं ये सोचकर न्यूट्रल हो जाऊं या कुछ करूं भी? याद रखना है, पहला लाइन कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, दूसरा लाइन ये कहता है बच्चे कि राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे, पर तीसरी लाइन ये याद रखनी है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा भी देगा। याद रखना है बच्चे कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखना है कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है। पहला तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, दूसरा बच्चे राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे, और तीसरी लाइन याद रखिएगा बच्चे कि राज्य जो है वो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा। इसका मतलब है कि राज्य को ये कहा गया है कि आप क्या कीजिए कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा भी दीजिए। क्लियर है बच्चे? जैसे हज यात्रा के लिए सरकार ये करती है, अजमेर शरीफ के लिए सरकार करती है, माता वैष्णो देवी के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए आप ताजिया या जुलूस निकालते हैं, उसके लिए सरकार बच्चे पूजा पंडाल करते हैं, जगन्नाथ पुरी यात्रा करती है, क्या उसके लिए सरकार नहीं आती? क्लियर है? तो बच्चे आप मेरी बात को बखूबी समझने की कोशिश कीजिएगा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से क्या देगा बच्चे? बढ़ावा भी देगा। तो आपको ये 3 लाइन याद रखना है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे, और राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा। यानी राज्य का कर्तव्य है बच्चे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, सभी को समान रूप से क्या देगा? बढ़ावा देगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? अब नोट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सभी बच्चे याद रखिएगा। याद रखना है कि भारत की संस्कृति हिंदू है। भारत की संस्कृति क्या है बच्चे? हिंदू है। इस बात को नहीं भूलिएगा, ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू क्या है तो आप कहेंगे कि दरअसल हिंदू क्या है? भारत की संस्कृति है। बच्चे याद रखिएगा, भारत की संस्कृति को क्या कहा गया है? हिंदू कहा गया है। और इस हिंदू के अंतर्गत कई धर्म आते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि इसके अंतर्गत कई धर्म हैं या इसके अधीन कई धर्म आते हैं। इसके अधीन कई धर्म आते हैं। क्लियर है? तो इस बात को आपको याद रखना है, आप भूलेंगे नहीं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हिंदू क्या है बच्चे, तो आप कहेंगे कि भारत की संस्कृति हिंदू है और उस संस्कृति के अंतर्गत यानी इस संस्कृति के अधीन कई धर्म आते हैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब जब इसके अधीन कई धर्म आते हैं तो जरा देखते हैं कौन कौन से धर्म आ रहे हैं। जैसे बच्चे एक आया हिंदू धर्म। क्लियर है? क्या आया बच्चे? हिंदू धर्म। तो हमें सोचना है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत और कौन कौन आते हैं। तो याद रखना है हिंदू धर्म के अंदर सिख भी आते हैं बच्चे, हिंदू धर्म के अंदर बुद्ध भी आते हैं, और हिंदू धर्म के अंतर्गत और कौन आते हैं? जैन आते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि भारत की संस्कृति हिंदू है, भारत का धर्म हिंदू नहीं है बच्चे। तो जब भारत की संस्कृति हिंदू है तो उस हिंदू संस्कृति के अधीन के अंतर्गत कई धर्म आते हैं। उसी धर्म में एक धर्म क्या है बच्चे? हिंदू धर्म है। और ये हिंदू जो धर्म है बच्चे उसके अंतर्गत कौन आता है? सिख आता है, बुद्ध आता है, जैन आते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? उसके बाद बच्चे इस्लाम धर्म है। क्लियर है? और फिर क्या है बच्चे? उसके बाद जो है हमारे यहाँ ईसाई भी धर्म है। पूरी बात समझ में आ गई?
तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है बच्चे, यानी भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारत के लिए सभी धर्म क्या है बच्चे, समान होंगे। राज्य सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा। और बच्चे भारत, नोट में मैंने क्या बताया है कि हिंदू भारत की संस्कृति है, और उस संस्कृति के अंतर्गत एक धर्म है जिसका नाम भी हिंदू है। और उस हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख भी आएंगे, बुद्ध भी आएंगे, जैन भी आएंगे। उसके अलावा हिंदू धर्म के अलावा जो धर्म है वो इस्लाम है और ईसाई धर्म है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की सबसे अच्छी खूबी है बच्चे कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है और वो सभी को क्या करेगा, समान रूप से बढ़ावा देगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ओके, चलिए मैं मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं हम क्लास में। बच्चे हमारी अगली विशेषता है विधि का शासन। विधि का शासन, क्लियर है? चलिए यहां सभी बच्चे याद रखेंगे, भारत में विधि का शासन है। किसका शासन है? कानून का। भारत में विधि का शासन है, क्लियर है? और भारत की सर्वोच्च विधि कौन है बच्चे? मैंने आपको सिखा दिया था, तो याद रखेंगे कि भारत में विधि का शासन है और भारत की सर्वोच्च विधि उसका क्या है बच्चे? संविधान है। उसका क्या है? संविधान है, क्लियर है? अतः हम ये बात कह सकते हैं बच्चे, अतः भारत में किसका शासन है? अतः भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान का ही क्या है बच्चे? शासन है। आप इस बात को नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, विधि का शासन। हमें इस बात को याद रखना है कि भारत में किसका शासन है? विधि का शासन है। और भारत की सर्वोच्च विधि क्या है बच्चे? उसका संविधान है। अतः भारत में किसका शासन है? संविधान का शासन है, क्लियर है बच्चे? और सभी लोग विधि के अधीन है। याद रखेंगे, सभी विधि के अधीन है। सभी विधि के अधीन है, क्लियर है? कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, क्लियर है? अच्छा, तो हमने ये देखा बच्चे कि विधि का शासन है, ठीक है? भारत में किसका शासन है? विधि का शासन है। और भारत की सर्वोच्च विधि उसका संविधान है, और इसका मतलब है भारत में संविधान का शासन है और सभी लोग विधि के अधीन है। कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। तो बच्चे ये तो मेरे लिए कहा गया है, मुझसे सरकार ये कहती है कि आप पर कानून का शासन है, आप पर संविधान का शासन है। तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि ठीक है, चलिए मुझ पर कानून का शासन है, लेकिन भारत में अमीर गरीब, सेठ साहूकार, नौकर मजदूर, हर तरह के लोग हैं, हर एक जाति धर्म के लोग हैं। क्या सबके लिए कानून को समान कर दीजिएगा? हो सकता है अमीरों का कानून कुछ और हो जाए और गरीबों का कानून कुछ और हो जाए। तो बच्चे भूलिए नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको भी बता रहा हूं कि राज्य पर यह निर्बंधन है। राज्य पर क्या है बच्चे? यह निर्बंधन है। राज्य पर यह निर्बंधन है कि वह सभी के लिए समान कानून बनाए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे कि राज्य पर यह निर्बंधन भी है कि वो सभी के लिए क्या करे? समान कानून बनाए। भूलिएगा नहीं बच्चे, संविधान ने राज्य पर यह बंधन भी किया है। उनसे कहा है कि आप क्या कीजिए? सभी लोगों के लिए क्या कीजिए? समान कानून बनाइए। पूरी बात समझ में आ गई? यानी बच्चे याद रखिएगा, भारत में विधि का शासन है, हम सभी विधि के सामने समान हैं और राज्य पर संविधान ने यह बंधन दिया है कि आप वैसे कानून का निर्माण करेंगे जो सभी के लिए समान होंगे, यानी सभी के लिए समान कानून बनाए और बच्चे लागू भी करें। याद रखिएगा, समान कानून बनाए और फिर उसे क्या करे? लागू करे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।